जब देश की शान हमारा मस्तक हिमालय तक नहीं था, उससे 200 करोड़ साल पहले अगर कोई था तो अरावली था। जब हिमालय नहीं था, जब विंध्याचल पर्वत नहीं था, तब अरावली एग्जिस्ट करता था, यहां पर था। और अरावली होने के मायने मैं क्या बताऊं आपको, चर्चा इतनी चल पड़ी है कि बच्चा बच्चा जानता है। अरावली ना होता तो हम रेगिस्तान में बैठे होते, ये सारे लोग जानते हैं। जो थोड़ा भी साइंस को पढ़ता है, जो थोड़ा भी जानता है जलवायु परिवर्तन को, वो जानता है कि ये अरावली पर्वत हमारे लिए क्या है। लेकिन अब सरकार ये बता रही है कि अरावली क्या है, अरावली क्या नहीं है, ये बता रही है। अरावली की परिभाषा बताते हुए सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने यह कहा कि 100 मीटर से ऊंचे पहाड़ ही अरावली माने जाएंगे, 100 मीटर से ऊंचे, और बाकी अरावली की परिभाषा से बाहर कर दिए गए हैं। अब मेरा सवाल यह है कि क्या ऊंचाई देखकर यह तय होगा कि अरावली क्या है और क्या नहीं है, कौन है और कौन नहीं है? हमने यह सवाल पूछा, रिपब्लिक ने यह सवाल पूछा, जोर से पूछा कि ऐसा क्यों कर रहे हो भाई? 60 मीटर ऊंचा पहाड़, 70 मीटर ऊंचा पहाड़, यहां तक कि 90-99 मीटर ऊंचे पहाड़, क्या ये अरावली नहीं कहे जाएंगे? और क्यों नहीं कहे जाएंगे? इसका कारण क्या है? जबकि 20 मीटर ऊंचे पहाड़ भी रेतीले तूफानों को रोकते हैं, यह तथ्य है। और अरावली का 50-60% का जो हिस्सा है वो इन्हीं 20-25 मीटर के पहाड़ों का है। बहुत ऊंचे पहाड़ नहीं अरावली के। ये अरावली क्यों नहीं होंगे? सिर्फ इसलिए कि खनन को मंजूरी देनी है, आज नहीं तो कल देनी है, इसलिए कि आपके कुछ हिडन इंटरेस्ट है, इसलिए कि आपको कारोबार की चिंता ज्यादा है पर्यावरण से, और इसलिए अरावली का 90% से ज्यादा हिस्सा अरावली माना ही नहीं जाएगा। मैं वो मैप आपको एक बार फिर से दिखाना चाहता हूं, और मैं चाहता हूं कि उस मैप को फुल स्क्रीन दिखा दिया जाए कि अरावली करता क्या है। ये अगर आप समझेंगे जलवायु के लिहाज से ये पूरा का पूरा नक्शा, तो ये राजस्थान के बीच में गुजरात से लेकर दिल्ली के रायसीना हिल्स तक ये अरावली है। और जैसे थार रेगिस्तान आपको इसमें नजर आ रहा है, अगर ये अरावली ना हो तो वो धूल भरी आंधियां इसके आगे चलेंगी, न जयपुर ठीक रहेगा, न दिल्ली ठीक रहेगा, न अजमेर ठीक रहेगा। और इसके आगे कहां तक ये रेतीली आंधियां जाएंगी ये हम नहीं बता सकते। जितनी जोर से उठेंगी उतनी आगे तक जाएंगी। दर्शकों, रिपब्लिक भारत ने यह सवाल पूछा तो सरकार को मजबूरी में बोलना पड़ा। पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, प्रेस से बात करने के लिए आए थे, और प्रेस कॉन्फ्रेंस का सार यह था, उन्होंने यह कहा कि यह भ्रम फैलाना बंद होना चाहिए, यह भ्रम फैलाना बंद करो, भ्रम मत फैलाओ। अच्छा, भ्रम क्या है? क्या सरकार ने एफिडेविट लिखकर अरावली की नई परिभाषा नहीं दी? जवाब है कि दी। क्या 100 मीटर का कैप नहीं लगाया? जवाब है कि लगाया। तो भ्रम क्या फैला रहे हैं? मंत्री जी ने कहा, मंत्री जी ने क्या कहा वो मैं आपको दिखाता हूं, क्योंकि मंत्री जी बड़ी तैयारी के साथ आए थे। मंत्री जी ने कहा कि मेरी एक बात को जोर देकर समझा जाए, इसको नोट किया जाए। हमने नोट भी किया है और आपको सुना भी रहे हैं। उनकी जो पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस थी वो दिखा भी रहे हैं। सुनिए क्या मंत्री जी कह रहे हैं, सच्चाई क्या है, मैं थोड़ा आपको डिटेल में समझाऊंगा, लेकिन मंत्री जी क्या कह रहे हैं उनकी बात जरा सुनिए। मेरा ये स्टेटमेंट लिख लीजिए, टोटल अरावली का एरिया 1,47,000 स्क्वायर किलोमीटर है। इसके बाद केवल अभी की जो मेरे पास 39 डिस्ट्रिक्ट है, केवल 217 किलोमीटर, मतलब 2% में ही माइनिंग हो सकती है। समझ रहे हैं आप? मंत्री जी कह रहे थे कि 2% हिस्से में ही आप कर सकते हैं खनन, इसकी मंजूरी है। मेरा यह स्टेटमेंट आप ढंग से लिख लीजिए, ढंग से समझ लीजिए। अब मैं पूछना चाहता हूं कि यह भ्रम किसने फैलाया भाई? ये जरा समझिए आप, क्योंकि मंत्री जी का ना तो गणित ठीक है और ना ही फैक्ट उन्होंने जो दिए थे। लेकिन मंत्री जी की आदत है कि करना है दूसरे को करेक्ट।
तो जरा समझिए, अगर ये 2% हिस्सा हो गया, जिसको खुद मंत्री जी कह रहे हैं 1.47 लाख स्क्वायर किलोमीटर, उसका 2% हिस्सा कितना हो जाएगा? उसका 2% हिस्सा मंत्री जी 217 नहीं होगा। उसका 2% हिस्सा अगर आप जोड़ेंगे तो यह हिस्सा बहुत ज्यादा हो जाएगा और आप फिर उत्तर नहीं दे पाएंगे। किसी अधिकारी ने बताया होगा कि मंत्री जी 2% तो आप बहुत ज्यादा बोला है। 2% अगर जोड़ेंगे तो 14 दूनी 28, लगभग 29,000 हो जाएगा। ये 2940, 2940 हो जाएगा मंत्री जी। अब 2940 अगर हो जाएगा तो यह तो बहुत ज्यादा हो जाएगा। फिर अधिकारी ने कहा तो मंत्री जी ने एक्स पर करेक्ट किया। एक्स पर उन्होंने लिखा, संतुलित करते हुए लिखा कि भाई ये तो 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर पूरी की पूरी अरावली है और उसका 0.19% हिस्सा है जिसमें खनन हो रहा है या खनन की मंजूरी मिल रही है, इससे ज्यादा नहीं। मतलब वो ये समझा रहे थे कि 0.19% में ही खनन हो सकता है। अच्छा, मैंने 2 को 0.19% मान लिया क्योंकि करेक्शन बाद में हो जाता है, कोई बड़ी बात नहीं। लेकिन यह बार बार आपको क्यों बताया जा रहा है कि यह 0.19% है, 0.19% है? ताकि यह साबित कर सकें कि तिल का ताड़ बनाया जा रहा है, यह समझा सकें कि यह ऊंट के मुंह में जीरा के बराबर है, यह राई का पहाड़ बनाया जा रहा है। मंत्री जी यही समझाना चाह रहे थे और इसीलिए वो लिख रहे थे कि भ्रम फैलाना बंद करें। सबसे ऊपर उन्होंने यही लिखा। लेकिन दर्शकों, मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये तिल, जिसको तिल बताया जा रहा है, ये तिल नहीं है, यही ताड़ है। ये जीरा नहीं है, यही ऊंट है। और ये राई नहीं है, ये पहाड़ है। राई का पहाड़ नहीं है, ये राई ही पहाड़ के बराबर है। कैसे? इसको आप थोड़ा सा समझ लीजिए। 0.19% का मतलब हुआ 273 वर्ग किलोमीटर। अच्छा, सीधी पटरी पर 273 किलोमीटर अगर आप नापेंगे तो दिल्ली से गाड़ी उठाइए और जयपुर पहुंच जाइए, ये किलोमीटर बैठेंगे 273 के आसपास। लेकिन यह भी मैं बता देना चाहता हूं, मंत्री जी 217 किलोमीटर बोल रहे थे, यह 273 किलोमीटर है और 273 वर्ग किलोमीटर है। अंतर क्या है, थोड़ा सा आप समझ जाइए। मैं आपको समझाता हूं, सामान्य भाषा में समझाता हूं कि जो बता रहे हैं ना, ये बहुत छोटा सा हिस्सा है, इसमें हम खनन कर रहे हैं। ये कितना बड़ा हिस्सा है, 273 वर्ग किलोमीटर। अगर आप किसान हैं, अगर आप खेती करते हैं, तो आप ये समझते होंगे कि 1 एकड़ जमीन का मतलब क्या होता है। 1 एकड़ जमीन कितनी होती है? अगर आप किसान हैं तो आप समझिए कि 1 एकड़ जमीन कितनी होती है। मैं आपको बताता हूं कि 1 वर्ग किलोमीटर 247 एकड़ के बराबर होती है। माने 250 एकड़ के आसपास 1 वर्ग किलोमीटर का दायरा बैठेगा। और 273 वर्ग किलोमीटर, वैसे तो 273.6 वर्ग किलोमीटर है, लेकिन अगर आप इसको ही जोड़ लेंगे तो ये 67,460 एकड़ भूमि होगी, जिस पर मंत्री जी कह रहे हैं कि एक बहुत छोटा सा हिस्सा है जिस पर खनन हो रहा है। अच्छा, अगर आप एक खिलाड़ी हैं, प्लेयर हैं, तो आप समझिए कि एथलेटिक्स का अगर ग्राउंड बने तो 2.5 से 3 एकड़ जमीन लगती है। ऐसे 10 ग्राउंड मिला लेंगे तो बैठेगा केवल 1 वर्ग किलोमीटर। और ऐसे 500-550 ग्राउंड आप मिलाकर बनाएंगे, जैसे दिल्ली का रामलीला मैदान, वो लगभग 8 या 10 एकड़ होगा, इससे ज्यादा नहीं होगा। तब जाकर वो 273 वर्ग किलोमीटर बैठेगा। ऐसे 500 ग्राउंड आपको लग जाएंगे, तब जाकर आपको समझ में आएगा कि ये कितनी बड़ी भूमि है, जिसको ये बता रहे हैं कि ये बहुत छोटी सी भूमि है। अगर आप आम आदमी हैं तो एक लाइन में और समझा देता हूं। आप 16.5 किलोमीटर आप सीधे जाइए, 16.5 किलोमीटर लंबाई में, और फिर 16.5 किलोमीटर चौड़ाई में चले जाइए। जो पूरा का पूरा स्क्वायर बनेगा, जो वर्ग बनेगा, उतनी भूमि पर यह खनन होने जा रहा है और आपको बताया जा रहा है कि छोटी सी भूमि है। बस इतने से खनन को मंजूरी दी है क्या? अच्छा, चलिए यह भी मान लिया कि यह बहुत कम है, बहुत ना के बराबर है, मिनिमम है। फिर एक और सवाल, मैं यह भी मान लेता हूं कि आपकी नीयत बड़ी अच्छी है, लेकिन सारे समय आप ही कुर्सी पर रहेंगे क्या? कल किसी और की सरकार नहीं आएगी क्या? और आएगी वो खनन की मंजूरी देंगे तो आप क्या करेंगे? क्योंकि आपने तो लिखकर बता दिया कि 90% हिस्सा अरावली नहीं है। अच्छा, पलटकर यह भी बार बार कहा जा रहा है कि 90% अरावली तो पूरी तरह सुरक्षित है। मैंने यह बात भी मान ली, लेकिन 10% क्यों नहीं है? और ये अगर 10% जोड़ोगे
तो ये 14,400 वर्ग किलोमीटर हो जाएगा। वो क्यों नहीं? आपने तो सारे रास्ते खोल दिए हैं। कल के दिन और कोई आ गया, वो आपकी दलीलों का हवाला देगा, नए सिरे से नियम बनाएगा। क्या करेंगे लोग? पहाड़ों को तोड़ा जाएगा, जनता क्या करेगी? क्या इंची टेप लेकर बैठेगी, अपनी पहाड़ियों को नापेगी कि नहीं भाई साहब ये 99 नहीं है, ये 100 है, इसको अरावली मानो? और समय के साथ अरावली की ऊंचाई घटी है। आज जो पहाड़ी 101 मीटर की दिखाई देगी, हो सकता है कि आज से 50 साल के बाद मौसम की वजह से वो 99 मीटर रह जाएगी। तब वो अरावली अरावली नहीं कहलाएगी। आज ये सवाल केवल मैं नहीं पूछ रहा हूं, ये सवाल पूरे देश में गूंज रहा है। जगह जगह पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, प्रदर्शन हो रहे हैं, लोग प्रदर्शन कर रहे हैं, मैं नहीं कर रहा हूं। राणा की धरती पर, महाराणा प्रताप की धरती पर, मेवाड़ की धरती पर, उदयपुर में यह गूंज महसूस की जा सकती है। मैं चाहता हूं कि वो तस्वीरें थोड़ा दिखाई जाए जहां पर यह प्रोटेस्ट चल रहा है। जो अरावली महाराणा प्रताप के संघर्ष की गवाह हो, उसकी परिभाषा बदल दी जाए, यह मंजूर नहीं है। ये क्योंकि मेवाड़ के लिए एक चट्टान भर नहीं है, यह पत्थर और मिट्टी का ढांचा भर नहीं है, यह मुगलों से युद्ध में ये जो अरावली की धरती है, यह हमारी ढाल रही है। इस देश में खनन के खिलाड़ियों ने छोटी छोटी पहाड़ियां चाट ली हैं दोस्तों, चाट ली हैं। और केवल उनको सपाट नहीं किया है, अंदर तक खोद के सब कुछ निकाल लिया गया है। दोस्तों मैं बुंदेलखंड से आता हूं, वहां ब्लास्टिंग क्रशर, इन्होंने सब कुछ नाश कर दिया है। केवल आसपास के गांवों में धूल और धूल का बवंडर दिखता है। जहां जहां ये पहाड़ियां थी, बड़े अच्छे अच्छे पहाड़ थे। आपको मैं झारखंड के धनबाद और झरिया की याद दिलाना चाहता हूं। कोयले के नाम पर यहां पर बड़े बड़े सपने दिखाए गए, लेकिन अगर वहां पर कुछ बचा है, आग बची है, धुआं बचा है, इसके सिवाय क्या बचा है? वहां के स्थानीय लोगों से जाकर पूछिए कि उन्हें क्या मिला इसके बदले में। मैं यह भी जानता हूं कि देश के लिए विकास जरूरी है,